नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड नर्सिंग एकता मंच का सीएम आवास कूच हुआ है। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत थे नर्सिंग स्टाफ। नर्सिंग भर्ती को वर्षवार करने की प्रमुख मांग है। परीक्षा के जरिए होने वाली भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग उठाई गई है। 2500 से ज्यादा पदों पर वर्षवार तरीके से भर्ती हो, ऐसी स्टाफ की मांग है। बाहरी राज्यों के छात्रों की भर्ती पर रोक की मांग भी की गई है। बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस बल भारी संख्या में मौजूद है। आपको बता दें कि लगातार नर्सिंग स्टाफ अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और आज सीएम आवास कूच करने की तैयारी में है, जिसको लेकर पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस बल तैनात है। भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी है। आपको बता दें कि नर्सिंग स्टाफ की कई सारी मांगे हैं, जिन पर सरकार की तरफ से उन्हें कुछ उम्मीद है और आज वो उत्तराखंड नर्सिंग एकता मंच का सीएम आवास कूच है। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं नर्सिंग स्टाफ। नर्सिंग भर्ती को वर्षवार करने की प्रमुख मांग है और इसी के साथ परीक्षा के जरिए होने वाली भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग भी है। इसी के साथ 2500 से ज्यादा पदों पर वर्षवार तरीके से भर्ती हो, ये मांग की गई है। इसी के साथ जो बाहरी राज्यों के छात्र हैं, उनकी तैनाती पर भी, उनकी नियुक्ति पर भी रोक की मांग नर्सिंग स्टाफ कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, जहां नर्सिंग स्टाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन पर बैठे हुए हैं, सीएम आवास कूच करने की तैयारी पर हैं, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और बैरिकेडिंग लगाकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, उन्हें रोका गया है। बाहरी राज्यों के छात्रों की भर्ती पर रोक लगाना मांगों में से एक है और इसी के साथ बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस बल तैनात है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी और गोपेश्वर में बीजेपी नेताओं को काले झंडे दिखाए जाने की घटनाओं पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने इसे कांग्रेस की बौखलाहट बताया। उन्होंने कहा कि जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान को जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है और अब तक 3.5 लाख से ज्यादा लोग इससे जुड़ चुके हैं, जिससे कांग्रेस घबराई हुई है। चौहान ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सभी को है, लेकिन कार्यक्रमों में बाधा डालना और नेताओं का घेराव करना लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बौखलाई हुई है। जिस प्रकार से जनता पार्टी की सरकार के द्वारा प्रदेश के विकास के लिए और जन जन की सरकार, जनता जन जन के द्वार करके जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसको लेकर के कांग्रेस बौखलाहट में है। जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। लगभग 3.5-4 लाख लोगों ने करीब करीब अभी जन जन के द्वार वाले कार्यक्रम में आम जनता ने प्रतिभाग किया है। उस कारण कांग्रेस कहीं न कहीं बौखलाहट में है और इस तरह से हमारे नेताओं के, माननीय मंत्रीगणों का वो विरोध कर रहे हैं। और देखिए, लोकतंत्र में विरोध करना सबका अधिकार है, लेकिन इस तरह से कार्यक्रमों में विरोध करना और रास्ता रोक करके माननीय मंत्रीगणों का और हमारे नेताओं का रास्ता रोक कर विरोध करना, ये बिल्कुल लोकतंत्र के खिलाफ है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा एक तरह से प्रदेश में अराजकता फैला करके प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है और जिस तरह से उन्होंने कई षड्यंत्र रच करके हमारी पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश की, उसमें पूरी तरह से फेल हो गए। इसलिए अब इस तरह का नया रास्ता वो चुन रहे हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के विवादित बयान से उत्तराखंड बीजेपी में आक्रोश है। दरअसल विधायक ने बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को जाति और धर्म से जोड़ते हुए दावा किया है कि दलित और पिछड़ी जातियों की महिलाओं का रेप पुण्य कमाने के लिए किया जाता है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि विधायक और कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए और उन्हें महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस की मानसिकता दिवालिया हो चुकी है। देखिए, शर्म आनी चाहिए मध्य प्रदेश के उस विधायक को और कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए और महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए।
कौन से ग्रंथ में लिखा है कि महिलाओं के साथ या SC ST या आदिवासी महिलाओं के साथ रेप करने से पुण्य मिलता है? कौन से ग्रंथ में लिखा है कांग्रेस के? मुझे लगता है कि कांग्रेस के बायलॉज में लिखा होगा ये सब चीजें। ये वही पार्टी है कांग्रेस जो तंदूर में एक अपनी प्रेमिका को झोंकने का काम कांग्रेस के लोग करते हैं। तो कांग्रेस की मानसिकता दिवालिया हो चुकी है। कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए और राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए इसके ऊपर कि उनके विधायक मध्य प्रदेश के इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और महिलाओं के ऊपर रेप जैसी घिनौनी हरकत को वो पुण्य का काम कहते हैं। तो मुझे लगता है कि पूरी कांग्रेस को इस पे माफी मांगनी चाहिए और महिलाएं उनको माफ नहीं करेगी। पूरे देश के अंदर या उत्तराखंड के अंदर भी मुझे लगता है कि जिस देश के अंदर दुर्गा के रूप में मां को महिलाओं को पूजा जाता है, लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है, वैष्णवी के रूप में पूजा जाता है, उस देश के अंदर कांग्रेस का विधायक, बदतमीज विधायक, बेशरम विधायक, वो ये कहे कि SC ST महिलाओं का जब रेप होता है तो पुण्य का काम मिलता है। तो ऐसे कौन सा ग्रंथ लिखा है? मैं कांग्रेस से पूछना चाहती हूँ, उस ग्रंथ का नाम बताए, उस ग्रंथ के पन्ने का नंबर बताए। तो ये राहुल गांधी जी को इस पे आकर के सामने स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि वो राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं। ऐसे नेताओं को बढ़ावा दे रहे हैं राहुल गांधी जी, जो महिलाओं का अपमान करते हैं, पूरी कांग्रेस के नेता। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की शीतकालीन पर्यटन स्थली औली में पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर की बदहाली को लेकर स्थानीय हितधारकों की औली बचाओ मुहिम 5वें दिन भी शांतिपूर्ण रूप से जारी रहे। आंदोलनकारियों से सकारात्मक वार्ता में GMVN और पर्यटन विभाग के अधिकारियों को BKTC उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती ने आइस स्केटिंग रिंग और स्नो मेकिंग सिस्टम की बदहाली पर जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी फटकार लगाई है और जनता के पैसे की बर्बादी रोकने की बात कही। इस दौरान सांसद गढ़वाल अनिल बलूनी और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने भी आंदोलनकारियों से संवाद किया। जो पहला दिन था, चौकीदार के रूप में, सुरक्षा के रूप में गढ़वाल मंडल ने रखे थे। जब उनको किसी प्रकार से उन्होंने उनका वेतन नहीं दिया तो स्वाभाविक है उन्हें छोड़ा, और उसके बाद असामाजिक तत्वों ने वहाँ पे जो सामग्रियाँ हट बने थे, तमाम चीज़ों की चोरी की। इसका पूर्ण जिम्मेदार गढ़वाल मंडल विकास निगम भी है। अपनी जिम्मेदारी से वो बच नहीं सकता है। किन अधिकारियों ने इस कार्य को किया, हम तो यही माननीय पर्यटन मंत्री जी से यही जांच का विषय है कि इसमें जांच की जाए। जनता का पैसा का अगर इस प्रकार से दुरुपयोग हो और औली के विकास में ये बाधक बनी, अच्छी बात नहीं। कल जब जिला पर्यटन अधिकारी ने बताया कि इतनी चीजें थी, इतना कार्य होना था, लेकिन फिर दोबारा आनन फानन में जो आइस स्केट पे वो काम कर रहे हैं, सुनने में आया कि 1 करोड़ 38 लाख रुपए का काम पुनः होना है। आप टेम्परेचर माइनस पे है, बर्फ नहीं पड़ रही है और वहाँ पे वो लोग सीमेंट का वर्क कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कैसे इंजीनियर हैं कि किस प्रकार से वो सीमेंट सेट हो जाए। ये लगता है कि गढ़वाल मंडल आनंद फानन में इस कार्य को कर रहा है। मैं गढ़वाल मंडल विकास निगम को पुनः यही बात कहता हूं कि आप जो आपने किया है उससे आपकी जो जिम्मेदारी थी उससे बचने का प्रयास न करें। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता संजय कुंवर से। संजय, लगातार स्थानीय लोग आंदोलन कर रहे थे और जो औली बचाओ मुहिम चल रही है उसमें अब संज्ञान भी लिया गया है, सांसद ने बयान दिया है। क्या कुछ इसमें आगे देखने को मिल सकता है? कुछ काम अब शुरू किया गया है, क्या कुछ अधिकारियों की तरफ से भी किया जा रहा है? देखिए, जो ये औली बचाओ मुहिम चल रही है ये आज 5वें दिन में प्रवेश कर चुकी है और बड़ी बात ये कि अब जो है सकारात्मक जो वार्ताओं का दौर जो है वो शुरू हो गया है, जो औली के भविष्य के लिए एक अच्छी जो है पहल बताई जा रही है। देखिए, कल जो सांसद अनिल बलूनी गढ़वाल के सांसद है, उन्होंने जो आंदोलनकारियों के साथ बात की, उसके बाद जो राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट है उन्होंने भी आंदोलनकारियों के साथ बात की और पर्यटन सचिव और जो सतपाल महाराज है पर्यटन मंत्री, उनसे जो है संज्ञान लेने की बात जो आंदोलनकारियों से कही। और अगर आज का अपडेट आपको बताऊं तो आज पर्यटन जो विधायक हैं, स्थानीय विधायक लखपत सिंह गोटोला, वो जो है राजधानी में है और उन्होंने जो है उनके जो पर्यटन सचिव हैं, पर्यटन सचिव धीरज गबरियाल की वार्ता उन्होंने करवाई है आंदोलनकारियों से औली में जो डटे हुए हैं। और जो पर्यटन सचिव उत्तराखंड है उन्होंने भी सकारात्मक रुख अपनाते हुए आंदोलनकारियों को कहा है कि आपकी तरफ से जो भी मुद्दे रखे गए हैं, जो भी मांगे रखी गई है, वो हमें बताएं और हम उसके बाद जो है एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं और जो भी जायज चीजें होंगी, जो जांच की बात आप कहेंगे और जो अन्य तरह का आइस स्केटिंग रिंग और स्नोगन मशीनों को लेकर के बात उठ रही है, आवाज उठ रही है, उनको दुरुस्त करने के लिए सकारात्मक रूप में जो उपाय किए जाएंगे। ये आज का दिन जो है अहम दिन माना जा रहा है और हो सकता है कि आज शाम तक जिला पर्यटन अधिकारी वो ड्राफ्ट लेकर के औली पहुंच सकते हैं। जी बिल्कुल संजय, ऐसे में अब सांसद ने भी आश्वासन दिया है, अधिकारियों को फटकार भी लगाई है, विधायक भी पहुंचे हैं,
तो अब जो आंदोलन चल रहा है इतने दिनों से, उसमें क्या कुछ देखने को मिला है? लोग घरों को लौटे हैं या अभी भी आंदोलन में डटे हुए हैं? देखिए, ये जो लोग हैं, जी। ये जो पर्यटन हितधारक हैं वहाँ के, जो जिनकी जो 1 रुपए की भी जो कमाई जो घर में आती है वो पर्यटन से आती है, वो ऑल से जुड़े हुए तमाम स्टेक होल्डर हैं, स्थानीय हितधारक है, पर्यटन हितधारक है, स्कीइंग सिखाने वाले हैं, घोड़ा खच्चर संचालक हैं, और जो जिनका 1 रुपए का लाभ जो है ओली से बनता है, वो सब लोग इस मुहिम में जुड़े हुए हैं। और उन लोगों का कहना है कि जब तक दोनों संबंधित विभागों के अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए लिखित में कोई जो आंदोलनकारियों को लिखित रूप में नहीं सौंपते हैं कि फलाना जो अधिकारी है या जिस सिस्टम का जो अधिकारी है वो इसकी जिम्मेदारी लेता है, और आने वाले दिनों में अगर दोबारा इस तरह का कार्य होता है और ये सिस्टम काम नहीं करता तो वो उसकी जवाबदेही होगी। जवाबदेही के लिए जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलता है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन अच्छी खबर ये है कि पर्यटन सचिव के हस्तक्षेप के बाद, पर्यटन सचिव की वार्ता के बाद आज दिन में उनकी बात हुई है, तो उसके बाद जो है जिला पर्यटन अधिकारी ड्राफ्ट लेकर के औली पहुंच रहे हैं, और उस ड्राफ्ट में क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या जो है नई चीजें आंदोलनकारी जोड़ना चाहते हैं, तो वो जो है जोड़ने और घटाने का काम होगा। उसके बाद ही जो है फाइनल ड्राफ्ट तैयार होगा, और जैसे ही लिखित आदेश उनके पास आता है, लिखित नामा उनके पास आता है, तो तब जाके ये आंदोलन समाप्त होगा। फिलहाल 5वें दिन में अभी जो है आंदोलनकारी डटे हुए हैं। जी बिल्कुल संजय, देखना होगा कि इसमें क्या कुछ अब अपडेट देखने को मिलता है, क्या कुछ आगे काम किया जाता है। धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पहाड़ों में लंबे समय से बारिश और बर्फबारी नहीं होने की वजह से सूखी ठंड का असर बढ़ता जा रहा है। नैनीताल में पिछले 4 महीने से बारिश नहीं होने से झील का जलस्तर पिछले साल की तुलना में कम हो गया है और प्राकृतिक जल स्रोत भी प्रभावित हुए हैं। डीएसबी कॉलेज के वनस्पति विभाग के प्रोफेसर ललित तिवारी ने नमी की कमी पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे पर्यावरणीय जैव विविधता और वन्य जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। सूखे के चलते जंगलों में आग का खतरा भी बढ़ गया है, जिसे देखते हुए वन विभाग ने कड़ी निगरानी और कंट्रोल बर्निंग की व्यवस्था की है। वहीं सूखी ठंड के कारण अस्पतालों में सर्दी, खांसी, बुखार और अस्थमा के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। काल का चल रहा है, लेकिन लगातार 4 महीने से कोई बारिश नहीं हुई है, बर्फ नहीं है, ओस भी कम है। तो जो हमारा जो ठंडा हो रहा है वो ड्राई सीजन के रूप में, जिसमें कोई मॉइस्चर नहीं है, वो इस तरह का ठंडा इस बार देखने को मिला है। कोई बर्फ़ों का नामो निशान नहीं है, कोई पानी का निशान नहीं दिखाई दे रहा है। तो सूखी ठंड के कारण लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, और साथ ही जो हमारे जो पर्यावरण है वो प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषित होने के साथ साथ जो कोहरा है वो आप देख रहे हैं कि पहाड़ों की तरफ भी बढ़ने लगा है, और साथ में जो हमारे जो जंगल हैं, जो गांव के जंगल हैं, जो पहाड़ के जंगल हैं, वो जल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर मॉइस्चर न होने के कारण आग आसानी से लग जा रही है, जिससे पूरी जो जैव विविधता का सिस्टम है वो प्रभावित हो रहा है। उससे हमारी जैव विविधता प्रभावित हो रही है, जीव जंतु भी प्रभावित हो रहे हैं, और साथ में हमारे जो पौधे हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं। तो क्योंकि अब जब मॉइस्चर नहीं है तो मृदा की जो फर्टिलिटी है वो कम हो रही है, और साथ में जो हमारा जो पौधे हैं उनका ड्राइनेस आ गई है, तो फोटोसिंथेसिस कम हो रहा है। फोटोसिंथेसिस कम होने के साथ साथ जो हमारा इनका प्रस्फुटन था फ्लावरिंग पैटर्न का, वो भी कम हो रहा है। फॉरेस्ट फायर सीज़न ऑफिशियली 15 फरवरी से 15 जून तक चलता है। उससे पहले का समय जो है 15 दिसंबर से लेके 15 फरवरी तक प्री फायर सीज़न होता है, जिसमें हम लोग कम्युनिटी अवेयरनेस पे, कंट्रोल बर्निंग पे और फायर लाइन मेंटेनेंस पे फोकस करते हैं। तो ये गतिविधियाँ अभी जारी हैं। सभी वन प्रभागों में हमारे द्वारा कंट्रोल बर्निंग की जा रही है, फायर लाइन की मेंटेनेंस हो रही है, बाकी जगह जगह पे जागरूकता प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। देखिए, एक्चुअली क्या है कि नैनीताल में ठंड तो हर साल पड़ती है, लेकिन इस बार बारिश नहीं हुई है और स्नोफॉल भी नहीं हुआ है, बर्फबारी नहीं हुई है, तो जिसकी वजह से ड्राई कोल्ड हो रहा है नैनीताल में। उसकी वजह से जो हमारे पेशेंट हैं, जो पहले से सांस के मरीज हैं, COPD के, एस्थमा के, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। उसके साथ साथ छोटे बच्चों में भी फीवर, कफ और कोल्ड जैसी दिक्कत आ रही है। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले तो आपको ठंड से बचना पड़ेगा, है ना। और सुबह और शाम को जो लोग वॉक करते हैं वो दिन में, दोपहर में, धूप में वॉक करें। और जो लोग COPD के हैं, जो बीड़ी पीने वाले हैं, जिनकी दवा पहले से चल रही है, वो जो पंप ले रहे हैं उसको रेगुलर लेते रहें, और जो डॉक्टर ने दवा दी है उसको रेगुलर लेते रहें। और मेन है कि ठंड से बचाव करें। पिछले साल आपका 24 में जो है 15 जनवरी 25 में आपका 84 फुट 3 इंच रहा है, जो कि इस समय 83 फुट 7.5 इंच है। क्योंकि बारिश ना होने से, क्योंकि पानी यूज तो बराबर हो रहा है, पीने के पानी की लिफ्टिंग हो रही है, तो इसलिए ये कम ही होता है। अगर बरसात नहीं होती है तो ये गिरता ही रहेगा थोड़ा थोड़ा, जो भी अपना
1.5-2 इंच पर डे हमारा लगभग गिरता है। ये डेली इतना कम रहेगा। अगर बरसा होती है तो रिकवर हो सकता है। ड्रिंकिंग वाटर है, पीने का पानी है, वो तो लेना ही लेना है। वो तो आपको शहर की जनता के लिए, पूरी पब्लिक के लिए है, तो वो पानी चलता है। लेकिन वैसा कोई मेंटेन करने का बरसा के अलावा कोई भी इसमें जरिया नहीं है। नेचुरल रूप से जो वर्षा होगी उनके नालों के पानी से ये रिफिल होगा। और जो उसके रोड से अपने सोर्सेज है नीचे के, वो अपने जो चल रहे हैं वो तो चल रहे हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोहाघाट में बड़ा सड़क हादसा होने से टल गया। दरअसल सवारी से भरी लोहाघाट डिपो की रोडवेज बस लोहाघाट से काशीपुर की ओर के लिए रवाना हुई। बस अड्डे से मात्र 10 मीटर की दूरी तय करते ही बस के अचानक ब्रेक फेल हो गई। लेकिन बस चालक नंदन सिंह फर्त्याल ने सूझबूझकर परिचय देते हुए बस को परिसर की रेलिंग तोड़ते हुए सामने दीवार से टकरा दिया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। बस चालक नंदन सिंह परिहार ने बताया कि उनकी ओर से वर्कशॉप में बस की जांच भी करवाई गई थी। जैसे ही वो बस को स्टार्ट कर काशीपुर की ओर ले जाने लगे तो बस का प्रेशर लीक हो गया और बस के ब्रेक फेल हो गए। जा रहा था मैं, प्रेशर बना नहीं, गाड़ी लुढ़क गई अपने आप आगे को ब्रेक मारने में। लगे किसी को चोट पटा? ना चोट पटा किसी को नहीं, चेक करा के लाए थे ऊपर से तो प्रेशर। उपनेता प्रतिपक्ष भूपन चंद्र कापड़ी ने हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत में तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि काशीपुर में किसान ने आत्महत्या की, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान आत्महत्या मामले में एसएसपी पर कार्रवाई न होने को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से किसान ने आत्महत्या भी की, कई तरह के आरोप भी लगाए, किस रूप में आप लोग देख भी रहे हैं और विपक्ष किस तरह से किसान के साथ खड़ा है, परिवार के साथ खड़ा है? देखिए, विपक्ष पूरी तरह से परिवार के साथ खड़ा है और कानून व्यवस्था बहुत लचर है। कानून के रक्षक ही कानून के भक्षक हो गए हैं। ये बात हम लगातार कहते आ रहे हैं कि सरकार का कानून व्यवस्था पर बिल्कुल भी अंकुश नहीं रह गया, या फिर कानून व्यवस्था बिगाड़ने में सरकार संरक्षक हो गई है। देखिए, एक तरफ किसान आत्महत्या करने से पहले एक वीडियो जारी करता है जिसमें चौकी इंचार्ज, कोतवाली के इंचार्ज को और एसएसपी को साफ साफ कहता है कि मैं पूरे प्रदेश में गृह विभाग तक गया, सब डीआईजी, आईजी, डीजीपी, गृह सचिव, और मुझे जैसे ही नीचे बातचीत हुई, इनके घर वालों ने बताया तो ऊपर से वालों का फ़ोन आ गया, फिर वो मुकर गए। तो उसके बाद उसने आत्महत्या करने के बाद ये बात बोली है कि पुलिस पैसे के लिए इतनी लोगों को लाचार कर रही है कि मेरी और मेरे परिवार के मौत के बाद हमारे अंगों को बेचकर एसएसपी, कोतवाल और चौकी इंचार्ज को दे देना। तो इससे बड़ी शर्मसार बात नहीं हो सकती। और दूसरी तरफ सरकार एसएसपी को एसआईटी बनवा के एसआईटी का गठन करा रहे हैं। जो आरोपी है, सिर्फ चौकी इंचार्ज और थाना इंचार्ज को सस्पेंड करना समाधान नहीं है। अब जब एसएसपी का नाम भी लिया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब सरकार दूसरी ओर से डैमेज कंट्रोल में लग गई कि किसान के परिवार वालों के पास जाना, ये करवाना, वो करवाना। बात ये नहीं है। बात, सबसे बड़ी बात ये है कि जब आरोप अगर एसएसपी पे लगे हैं तो पूरे जिले की में जिन पर आरोप लगे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को एक सख्त संदेश देना चाहिए था कि किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कोई अधिकारी अन्याय करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। इससे साफ साफ पता चलता है कि जो अपराध बढ़ रहा है और जो कानून व्यवस्था लचर है उसमें सरकार सहभागी है। सरकार और कानून के रक्षक मिलकर जो है भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं। लेकिन सर, जिस तरह से अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले पर भी धामी सरकार और धामी खुद कह रहे हैं कि सीबीआई जांच की संस्तुति दे दी गई है, लेकिन विपक्ष राजनीतिक जमीन इस मुद्दे में ढूंढना चाह रहा है, इसीलिए बार बार इस तरह के मुद्दे उठा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य की जनता आज सरकार से अधिकतम मामलों में सीबीआई जांच की मांग कर रही है। अंकिता हत्याकांड एक बहुत बड़ा मामला था जिसमें उन्होंने कहा कि इसकी पूरे प्रदेश की जनता ने कहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। भर्ती घोटालों में प्रदेश के युवाओं ने कहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस किसान ने आत्महत्या से पहले जो वीडियो बनाया उसने कहा कि ये पुलिस उत्तराखंड की हमें न्याय नहीं दे सकती, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। उस किसान ने ये बात कही क्योंकि कुछ किसान पुलिस के आला अधिकारियों से मिलकर उनकी मांग को सुन चुका था। वो समझ गया था कि ये पूरा जो है सिस्टम बिका हुआ है, ये सुविधा शुल्क के बगैर कुछ नहीं करने वाला, तो इसलिए उसने सीबीआई जांच की मांग करी।
और आज तो भारतीय जनता पार्टी के जो है वरिष्ठ विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने कह दिया सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा उनकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। मतलब आप इस बात से समझ सकते हैं कि राज्य के लोगों का भरोसा सरकार और सरकार की जांच एजेंसियों में नहीं रह गया। अगर आपकी जांच एजेंसियां और आप न्याय कर रहे होते तो कोई भी सीबीआई की मांग नहीं करता। सीबीआई केंद्रीय जांच एजेंसी की मांग लोग तब करते हैं जब राज्य पर उन्हें भरोसा नहीं रह जाता, या राज्य के लोग जांच नहीं कर पाते, तथ्य नहीं निकल पाते हैं तब। तो यहाँ जो आज है वो सरकार के प्रति राज्य के लोगों का अविश्वास है, इसलिए वो सीबीआई की मांग कर रहे हैं। क्या ये जो जन जन की सरकार कार्यक्रम चल रहे हैं, आपको लग रहा है कि सफल हो रहे हैं और लोगों की समस्याओं का निदान हो रहा है? देखिए, जन जन की सरकार जो कार्यक्रम है वो एक फॉर्मेलिटी है। मैं भी 2 कैंपों में रहा तो उसमें कैंप से पहले अधिकारी मिलकर सारी व्यवस्थाएं कर देते हैं। 10 लोगों को जैसे श्रम विभाग के 5 कार्ड बना दिए, 5 लोगों को समूह से कोई चेक दिलवा दिए, 5 लोगों की कोई समस्या पहले से जाकर जाल बिछाकर और कैंप लगाकर उसको जो है कर दिया सिंबॉलिक रूप पे, और उसको अखबारों में छपवा दिया। बात यह है कि सरकार क्यों नहीं अधिकारियों पे अंकुश लगा रही है कि जो काम के लिए लोग आ रहे हैं, जो होने वाले काम है, उनको 4 साल इंतजार करना पड़ा। एक व्यक्ति ने 4 साल इंतजार किया, 4 साल बाद सरकार कुंभकर्णी नींद से जागी और एक कैंप लगा, उसका एक काम हो गया। और टोटल अगर आप सारे कैंपों में मिलाकर करेंगे तो मुझे लगता है कि 500,000 लोगों से ज़्यादा लोगों का कोई काम नहीं हुआ। वो सिंबॉलिक काम है। ये रोजमर्रा के जीवन में रोज जब तक सरकार ऐसा मजबूत तंत्र तैयार न करे कि ये काम रोज हों, अगर जाए तो काम अधिकारी करके दें, उसके लिए कैंप लगाने की जरूरत न पड़े। सरकार खुद मान रही है कि लोगों के काम नहीं हो रहे, इसलिए हम कैंप लगा के कर रहे हैं, तो उस कैंपों की कोई सीरियसनेस नहीं है। और कुंभकर्णी सरकार को अगर ये कैंप लगाने थे तो शुरू से लगाने चाहिए थे। 4 साल बाद कैंप लगाना मतलब चुनावी वर्ष आ गया, सरकार तब फिर द्वार जा रही है। 4 साल तक सोई भी थी, अपने पेट भर रही थी, भ्रष्टाचार कर रही थी, पेपर लीक कर रही थी, महिला अपराध कर रही थी, लचर कानून व्यवस्था कर रही थी। और 4 साल बाद जनता की याद आ रही है और जनता इस बात को समझ रही है। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। भुवन खापड़ी जी हमारे साथ थे, जो राज्य के तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।